हेलो बच्चों, आज बिकॉज ऑफ द नेट आई एम नॉट मेकिंग आई एम नॉट गिविंग अ लाइव क्लास। तुम्हारा जो ये लेक्चर है ये आज वीडियो के थ्रू ही देख लेते हैं, ठीक है। होपफुली आगे से ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आज थोड़ी बारिश हो रही थी, मे बी दैट्स द रीज़न बिकॉज ऑफ विच देयर इज़ अ नेटवर्क इशू ओवर हियर। एनीवे, ठीक है। तो वी वर डिस्कसिंग सरफेस केमिस्ट्री। येस्टरडे वाज द फर्स्ट लेक्चर, टुडे इज़ द सेकंड लेक्चर। कल हमने क्या क्या डिस्कस किया कि भाई सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, एड्जॉर्प्शन उसका मतलब लाइक आउट ऑफ द थ्री जो मेन टॉपिक्स हैं इसके, उसमें एड्जॉर्प्शन वाज वन ऑफ देम। तो फर्स्ट हमने एड्जॉर्प्शन समझा, एड्जॉर्प्शन के रीज़न समझे, देन वी अंडरस्टूड व्हाट एब्जॉर्प्शन इज़ एंड देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। और उसके साथ साथ फिर हमने ये देखा कि क्या क्या दीज किस किस टाइप के एड्जॉर्प्शंस होते हैं, है ना। तो वो हमने देखा, फिजिकल एंड केमिकल, उनके बारे में हमने थोड़ा जाना। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी सारा कुछ डिक्टेट करने वाला पार्ट है, समझाने वाला पार्ट मैं डेफिनेटली समझा दूंगा, ठीक है। तो लिखो इसमें जो टोटल कुल मिला के 5 हैं, ठीक है। नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट एंड द एक्टिवेशन ऑफ द नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ द एड्जॉर्बेंट, ठीक है। एंड देन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो लिखो इसमें गैसेज आर adsorbed on metal surfaces, such as NiFe, PT, PD, etc. and porous solids. Gases are adsorbed on metal surfaces such as NiFe, PT, PD, etc. and porous solids such as silica gel, चारकोल, एनिमल चारकोल हो या एक्टिवेटेड चारकोल, जैसे भी तुम बोलना चाहो, ठीक है। चारकोल, एल्यूमिना जेल कह सकते हो उसको, ठीक है। गॉट इट, एटसेट्रा, ठीक। The following factors affect adsorption. The following factor affects adsorption. पहला तुम्हारा होता है nature of adsorbate. तो मोस्टली हम गैसेस की बात करते हैं, ठीक है। जैसे गैसेस हैं, गैसेस देखो, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। कल भी हमने बात करी थी। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर गैस को करेगा एड्जॉर्ब और किसी पर्टिकुलर गैस को एड्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इट विल एड्जॉर्ब एवरी गैस। वो अलग बात है, किसी को ज़्यादा कर सकता है, किसी को कम कर सकता है, लेकिन करेगा हर एक गैस को। गॉट दिस? तो लिखो, सिंस फिजिकल एड्जॉर्प्शन is non-specific in nature, every gas will get adsorbed on the surface of any solid. Every gas will get adsorbed on the surface of any solid to a lesser or greater extent. ठीक है। तो कौन सी गैसेस ज़्यादा एक्सटेंट तक होंगी, कौन सी कम, जो कि ज़्यादा अच्छा, मतलब बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये गैस का पार्टिकल है, अगर ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हमें पता है कि ये कौन सा बॉन्ड होगा, VDW। क्लियर है? अच्छा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात हो रही है ना अभी। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक। केमिकल में तो फिर भी हमको पता है कि भाई जो वो वाला एड्जॉर्ब होगा जो कि केमिकल बॉन्ड बना सकता है सरफेस के साथ में या मेटल के साथ में, सॉलिड के साथ में, है ना। लेकिन इसमें VDW है। VDW इज वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब वैन डर वाल्स फोर्सेस डिपेंड ऑन मास और सरफेस एरिया, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जो जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा, उसका VDW उतना ज़्यादा होगा, तो उसका
क्या कहते हैं, ये उसका एड्जॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा होगा। क्लियर होगी बात, जो जितनी बड़ी होगी या सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा। अच्छा, और जो ये होती हैं जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है या मास ज़्यादा होता है, वो गैस होती है जो आसानी से लिक्विफाई भी हो जाती हैं, जो आसानी से लिक्विफाई भी हो जाती हैं। ठीक है, आसानी से लिक्विफाई क्यों होंगी? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग, भाई VDW ही है लेकिन इसमें भी तो रिलेटिव होगा ना, कोई वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक होंगे, कोई वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। तो जिसमें मास और साइज बड़ा होगा, ठीक है, सरफेस एरिया बड़ा होगा, वो आसानी से लिक्विफाई भी हो जाएंगी। ठीक है, और जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, हम ये कह सकते हैं वही गैसेस आसानी से या उनका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर होगी ये बात, क्यों होगा ऐसा? अच्छा, इसको बताने का एक और तरीका होता है, वो गैसेस जो कि जिनका लिक्विफैक्शन जल्दी हो जाता है, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो लिखो इसमें, ठीक है, लिखो द ओनली क्राइटेरिया फॉर द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज, या द ओनली क्राइटेरिया फॉर द extent of adsorption is the magnitude of VDW, the magnitude of VDW, attractive forces हैं, VDW हो गए, ठीक है, magnitude of VDW between the adsorbate molecule and the adsorbent, between the adsorbate molecule and the adsorbent, ठीक है। next लिखो, the higher this attractive force, या higher the VDW, the higher the VDW, the higher the extent of adsorption, the higher the extent of adsorption, ठीक है। VDW जितना ज़्यादा होगा उतना ही extent of, ये समझो, extent of adsorption is directly proportional to हायर द VDW, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि ये वाले कौन से हो सकते हैं, जो आसानी से लिक्विफाइड इजीली, ठीक है, जो कि आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस हैव हायर VDW, hence their extent of adsorption is higher, hence their extent of adsorption is higher। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, और जो लो होगा वो क्या होगा, इसका O2 का, है ना, ये लोअर वाले में आ गए और ये हायर वाले में आ गए। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी, लिख लिया। इसमें लिखो द मिनिमम टेम्परेचर, नहीं इनफैक्ट ये लिखो कि दोज गैसेस विच कैन बी लिक्विफाइड ईजिली, हैव हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर तुमने गैसियस स्टेट में पढ़ा था, गैसियस स्टेट में क्रिटिकल टेम्परेचर क्या पढ़ा था भाई? वो टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके अगर उससे ऊपर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो तुम गैस को कभी लिक्विफाई कर ही नहीं सकते, कितना भी प्रेशर बढ़ा लो। क्लियर होगी बात? तो लिखो इसमें क्या लिखा तुमने, दोज गैसेस विच कैन बी लिक्विफाइड इजीली हैव हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर के उसमें लिखना, या तो ब्रैकेट में लिख लेना, दैट मिनिमम टेम्परेचर above which gas cannot be liquefied, however high or large its pressure may be, ठीक है। तो जिसका जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उसका उतना ही वो उतनी ही ज़्यादा लिक्विफाइबल और उसका उतना ही ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये बेसिक चीज़ है, तुम्हारे बोर्ड में भी आ सकती है और तुम्हारे मेंस में तो एटलीस्ट पूछी जा सकती हैं, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, कूल, ठीक। अगर मैं इसी में केमिसॉर्प्शन की बात करूं तो केमिसॉर्प्शन क्या होगा? केमिसॉर्प्शन बहुत स्पेसिफिक होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर गैस एब्जॉर्ब हो।
केमिजॉर्प्शन के थ्रू, ठीक है। तो लिखो इन केस ऑफ केमिजॉर्प्शन, इन केस ऑफ केमिजॉर्प्शन कॉमा, नोट करके लिखना इसको एस्टेरिस्क मार्क के साथ रेड पेन से, इन केस ऑफ केमिजॉर्प्शन which is highly specific in nature, which is highly specific in nature, highly specific in nature, those gases get adsorbed on the solid surface, only those gases get adsorbed on the surface of the solid, only those gases get adsorbed on the surface of the solid which can make a chemical bond with it, which can make a chemical bond with it, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। भाई अगर मान लो कोई सॉलिड है, जैसे मान लो एकदम बिल्कुल आयरन का एक क्यूब ले लिया तुमने, ठीक है, आयरन का एक क्यूब ले लिया तुमने। अब क्या है कि इसमें कोई पोरोसिटी नहीं है, अब क्योंकि इसमें पोरोसिटी नहीं है तो ये इतना अच्छे से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। मान लो वहीं मैंने इसकी जगह पे, या फिर मैंने ऐसा किया कि इसमें ना छेद कर दिए बहुत जगह पे। अब छेद करने से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इसका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। या फिर इसकी जगह मैंने चारकोल ले लिया, तो चारकोल कैसा होगा, थोड़ा सा इरेगुलर सा होगा। अगर मैं इसका एक क्यूब लेता हूँ तो चारकोल थोड़ा सा इरेगुलर सा होगा, गॉट इट। और इसमें बीच बीच में छेद भी होंगे, ठीक है। तो इसमें बीच बीच में छेद भी होंगे, ये पोरस होगा, और पोरस होगा तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो लिखो द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट विच इज़ नॉर्मली अ सॉलिड, द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट विच इज़ नॉर्मली अ सॉलिड इज linked with its surface area, is linked with its surface area, ठीक है। the higher the surface area, the higher the extent of adsorption, the higher the surface area, the higher the extent of adsorption। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अब लिखो इसमें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में लिखना इन केस ऑफ पाउडर्ड NI, है ना, राणे निकल जिसको हम बोलते हैं, रेने निकल। कल मैंने बताया था ना तुम्हारा एल्कीन का हाइड्रोजनेशन, उसमें अगर तुम रेने निकल यूज़ करो, रेने निकल क्या होता है, पाउडर्ड होता है बेसिकली। अगर पाउडर्ड होगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं इसी क्यूब को आधे में काट दूँ, यहाँ से काट दूँ, मतलब एक बिल्कुल इस प्रोफाइल पे काट दूँ, तो तुम देख रहे हो कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहले सरफेस एरिया था वो तो रह गया, लेकिन कटने के बाद जो ये अंदर के जो दो फेसेस होंगे उनका एरिया भी जुड़ गया। तो अगर तुम किसी भी सॉलिड को बांटते हो, पीसीज में तोड़ते हो, तो हमेशा सरफेस एरिया बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अगर और तुमने पाउडर फॉर्म में रख दिया तो उसका सरफेस एरिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो निकल इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, निकल इन फाइनली डिवाइड, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, निकल इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म has a very large surface area, has a very large surface area and can hydrogenate a large amount of alkene easily। क्यों? क्योंकि एड्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही फास्ट हाइड्रोजनेशन होगा। क्लियर है, ठीक है। थर्ड लिखो एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट, एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है। ये एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट क्या है, सिंपल सी बात है, किसी भी सरफेस पे, जैसे मान लो ये सरफेस है तुम्हारा, ठीक है, इस पे क्या होगा, डिफरेंट साइट्स होंगी, जिनको मैंने कल बताया था कि एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है। अगर मान लो इनके ऊपर ऑलरेडी कोई एड्जॉर्प्शन हुआ पड़ा है, तो तुम क्या करोगे, अगर हम इसको साफ़ कर दें, थोड़ा सा घिस दें, तो सारे जो एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स होंगे हट जाएंगे, और जितनी भी ये एक्टिव साइट्स हैं ये फ्री हो जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कहेंगे, हमने इसको एक्टिवेट कर दिया फॉर एड्जॉर्प्शन। भाई पहले कम एड्जॉर्प्शन होता, अभी ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स आर फ्री, मोर नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स आर फ्री। क्लियर है। तो एक्टिवेशन इस तरीके से भी हो सकता है, एक्टिवेशन तुम तोड़ के भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो एक्टिवेशन के बारे में लिखो, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन इम्प्लाइज, लिखो एक्टिवेशन ऑफ
adsorbent implies increasing its adsorbing power, increasing its absorbing power. ठीक है, तो कैसे कैसे करना वो बताया मैंने, बट इसमें लिखो this is done by increasing the surface area 1, first surface area, second number of pores or vacant sites, number of pores or vacant sites per unit area, तो ठीक है, इसमें पहला लिखो, फर्स्ट लिखो एक्टिवेशन यार इसको मैकेनिकल रबिंग, पहला लिखो मैकेनिकल रबिंग क्या है, तुम उसके लोहे के ब्रश से उसको रगड़ दो, उसके ऊपर के जितने भी साइड्स हैं वो खुल जाएंगी. लिखो मैकेनिकल रबिंग और बाय सब्जेक्टिंग इट टू सम केमिकल रिएक्शन, सेकेंड लिखो some adsorbents या some active sites of adsorption, नहीं, some adsorbents are activated, इस तरह के लिखो, some adsorbents are activated by the use of superheated steam. सुपरहीटेड स्टीम को तुम अगर छोड़ोगे उसके ऊपर तो जितना कुछ उसके ऊपर लगा हुआ है सब कुछ हट जाएगा. तो अगर उसके ऊपर तुम्हारे ऑलरेडी एड्जॉर्प्शन हुआ पड़ा है तो सुपरहीटेड स्टीम के बहाव में वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे, फिर से ये मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएंगे, एक्टिव साइट्स फ्री हो जाएंगी. तो सम एड्जॉर्बेंट्स आर एक्टिवेटेड बाय a strong flow of superheated steam. This removes molecules of gases such as methane or ethane etc. ठीक है. थर्ड लिखो sometimes activation is increased, sometimes activation is done, लिखो sometimes activation is done by dividing, sometimes activation is done by dividing the adsorbent into small pieces, ठीक है. that example जो मैंने अभी दिया तुम वही लिख सकते हो. अब तुम्हारा जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई वॉन्ट टू कंप्लीट देम. एक सेकंड देख लूँ कितना टाइम है. 17 मिनट ऑलरेडी जा चुके हैं सिर्फ इन 3 चीज़ों पे. एनीवे, अब हम बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की, दैट इज़ प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है जी. अब दो हमारे पास इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है इसलिए मैं इसको इस तरीके से ले रहा हूँ. ठीक है जी. तो तुम्हारे पास इन जनरल अगर तुम्हारे पास एक सॉलिड है और गैस है तो यहाँ पर हमेशा एड्जॉर्प्शन होता है. हाँ है ना, एड्जॉर्प्शन होगा भाई. सॉलिड के ऊपर गैस चढ़ जाएगी तो एड्जॉर्प्शन होगा. ठीक है. अच्छा, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन. अच्छा, अब ये वाला जो प्रोसेस है एड्जॉर्ब्ड गैस टू सॉलिड एंड प्लस गैस, इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज द रिवर्स ऑफ दिस, इसको बोलते हैं हम डिसॉर्प्शन. तो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, दोनों के दोनों प्रोसेसेस हो रहे होंगे. इसका कुछ अलग, ये कुछ अलग रफ्तार से हो रहा होगा, ये कुछ अलग रफ्तार से. इक्विलिब्रियम तुम पढ़ चुके हो है ना, तो ये कुछ अलग रेट से हो रहा होगा, ये कुछ अलग रेट से हो रहा होगा. लेकिन ध्यान रखना, मैंने ये पहले भी बताया तुम्हें, लिक्विड सॉल्यूशंस में भी बताया था कि भाई जब तक तुम्हारा जैसे लिक्विड था, लिक्विड में वेपर्स जो बनते हैं वो वेपर्स तभी इक्विलिब्रियम में आएंगे लिक्विड के साथ जब वो क्लोज कंटेनर में होगा. तो जब तक कि हम इसको क्लोज कंटेनर में नहीं रखते तब तक ये इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो सकता. और इक्विलिब्रियम कब सेट होगा? जब दोनों के रेट इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. तो लिखो
यहाँ पे लिखना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हेडिंग डालना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस तरीके से हेडिंग डालो और उसमें लिखो एट एनी गिवन टाइम in a solid plus gas system at any given time in a solid gas system adsorption as well as desorption, reverse process, both are taking place. क्लियर होगी बात? ठीक है जी. Both take place at different rates, but will acquire equilibrium only when the system is kept in a closed container. ठीक है, तुम्हारा कंटेनर जो होना चाहिए वो क्लोज कंटेनर होना चाहिए. यहाँ पे तुम्हारा ये सॉलिड हो गया और इधर तुम्हारे पास ये गैस है. ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे? देखो, शुरुआत में जब हमने इसको फ्रेश रखा है, यहाँ पर धीमे धीमे इसमें एड्जॉर्प्शन होना शुरू हुआ. अब एड्जॉर्प्शन जैसे जैसे होना शुरू हुआ वैसे वैसे डिसऑर्प्शन भी होना शुरू होगा. एक पॉइंट आएगा कि इसमें जो जितना एड्जॉर्प्शन का रेट है वो धीमे धीमे घटता चला जाएगा और जो डिसऑर्प्शन का रेट है वो धीमे धीमे बढ़ता चला जाएगा. एक पॉइंट पे दोनों के दोनों रेट आके इक्वल हो जाएंगे, वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा. उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तुम इसके ऊपर एड्जॉर्प्शन देखो, है ना, या एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन देखो, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा. फिर वो चेंज नहीं होगा. जैसे मान लो अगर इसके ऊपर 100 एक्टिव साइट्स हैं और उसमें से 70 एक्टिव साइट्स आर गेटिंग ऑक्यूपाइड. ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा तो वो 70 चेंज नहीं होगा. ठीक है, कुछ से डिसऑर्प्शन होता रहेगा, कुछ दूसरी जगहों पे एड्जॉर्प्शन होता रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड विल रिमेन 70 ओनली. ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन अब कांस्टेंट हो चुका है. तो लिखो इन अ क्लोज कंटेनर when the rate of adsorption becomes equal to the rate of desorption. The rate of adsorption becomes equal to the rate of desorption. ठीक है, rate of desorption, equilibrium is set and the extent of adsorption will become constant. ठीक है, and the extent of adsorption will become constant. ठीक है जी. ओके, एट दिस. ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको टाइम के साथ देखूं तो तुम्हारा एड्जॉर्प्शन, जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या कर रहा है? विद टाइम धीमे धीमे डिक्रीज कर रहा है और रेट ऑफ डिसऑर्प्शन धीमे धीमे इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, एक सेकेंड रुको. दिस इज रेट बिकम्स, नहीं, नॉट दिस. रेट इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा और इस तरीके से डिक्रीज़ करेगा. जैसे ये रेट है, ये रेट धीमे धीमे करके डिक्रीज़ किया और ये रेट धीमे धीमे करके इंक्रीज़ किया और एक पॉइंट पे आके दोनों इक्वल हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन दोनों है, मतलब इसमें. ठीक है, और यहाँ पर टाइम है. तो टाइम के साथ तुम देखो तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो धीमे धीमे बढ़ता चला गया और एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो गया. तो जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन अगर तुम देखना चाहो, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन,
वो कैसा होगा, स्लोली स्लोली बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, स्लोली स्लोली बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, टाइम के साथ में। क्लियर होगी बात? तो इसमें लिखो, ये बेसिक, ये मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ, तुम्हारे ना ही ये एनसीईआरटी में है और ना ही ये तुम्हारे जेईई में ऐसा कभी पूछा गया है, बट बेसिक याद रखना है कि 0 से लेकर टी इक्विलिब्रियम तक जो पॉइंट है उसमें तक तुम्हें क्या करना है, जो रेट है वो धीमे धीमे बन के इक्वल होंगे और जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो धीमे धीमे करके कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली कैसे कि भाई हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को लिखते हैं x बाय m। यहाँ पे जो x होता है दिस इज द मास ऑफ या अमाउंट ऑफ, इसको लिख लो अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, ठीक है, अपॉन अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो इसमें लिखो extent of absorption is generally expressed as x by m, where x is the mass of adsorbate and m is the mass of the adsorbent, ठीक है। तो अमाउंट ले लो चाहे मास ले लो, ठीक है, इसको मास ही रख लेते हैं, मास ऑफ adsorbate and this is the mass of adsorbent। क्लियर होगी बात? तो इसी ग्राफ को मैं इंस्टेड ऑफ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैं इस ग्राफ को बता सकता हूँ कि ये x बाय m में है, ठीक है, और हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम x बाय m की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो लिखो एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ x बाय m बिकम्स कांस्टेंट। अदरवाइज वो जब तक इक्विलिब्रियम सेट नहीं होता तब तक वो वेरी करती रहती है, बढ़ती रहती है, और एक पॉइंट पे आके वो, ठीक है, वो ये t इक्विलिब्रियम हो गया और ये जो वैल्यू है ये x बाय m की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक। अब जो x बाय m की जो मैक्सिमम वैल्यू है हम उसका वेरिएशन देखेंगे विद प्रेशर एंड विद टेम्परेचर। ध्यान रहेगा, इसकी नहीं, जो इस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी नहीं, जब x बाय m मैक्सिमम होता है उसकी वैल्यू, उसका वेरिएशन विद प्रेशर एंड विद टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ये क्या है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दैट इज दिस इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, ओके। तो प्रेशर का वेरिएशन कैसा होता है? प्रेशर का वेरिएशन अगर तुम देखोगे कि जब मान लो प्रेशर बहुत ही लो है, अगर प्रेशर बहुत ही लो है तो क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x बाय m है वो कम रहेगी। जैसे जैसे तुम प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। एक प्रेशर ऐसा आएगा कि उसके फर्दर अगर तुम प्रेशर बढ़ाते हो तो उस x बाय m की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो इट विल बी समवट लाइक दिस, कि शुरुआत में तो प्रेशर के साथ धीमे धीमे बढ़ता है और फिर थोड़ा थोड़ा करके ये ऐसे कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, तो उसमें लिखो, अब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का बताऊंगा, पहले प्रेशर का बता रहा हूँ। इनफैक्ट चलो पहले प्रेशर का बताते हैं। लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। When pressure is low, the extent x by m लिख लो, x by m increases directly in proportion. When pressure is low, x by m increases directly in proportion to the increase in the pressure basically, ठीक है, in proportion to the pressure. As the pressure is increased, as the pressure is increased, there comes a time when, there comes a pressure, not time, there comes a pressure
ओवर विच या अबव विच, ठीक है, अबव विच देयर कम्स अ प्रेशर अबव विच no further adsorption takes place, no further adsorption takes place and x by m reaches its maximum value, ठीक है, reaches its maximum value। तो देखो x by m की, भाई इक्विलिब्रियम में x by m की हम वैल्यू देख रहे थे, और हर प्रेशर पे तुम इक्विलिब्रियम सेट करते चले जाओगे और जो x by m की मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं उनको तुम प्लॉट कर रहे हो, लेकिन उन सब मैक्सिमम वैल्यूज़ में भी एक वैल्यू ऐसी होगी जो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। मैंने क्या बताया, हर बार तुम एक इक्विलिब्रियम सेट करोगे हर प्रेशर पे, और तब तुम इस ग्राफ को प्लॉट करोगे। तो जब तुम इक्विलिब्रियम सेट कर लेते हो तो x बाय m की वैल्यू मैक्सिमम वहाँ आ जाती है, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रेशर बढ़ाते हो और नया इक्विलिब्रियम लाते हो तो क्या होगा, देयर विल बी न्यू मैक्सिमम, धीमे धीमे वो मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और एक पॉइंट पे आके फिर से कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x बाय m। यहाँ पे ये प्रेशर हो गया और ये x बाय m हो गया, तो एक सेकंड रुको, हाँ ये x बाय m हो गया और ये इसकी वैल्यू होगी जो कि कांस्टेंट, मोर और लेस कांस्टेंट आ जाती है, ठीक है। तो इसमें लिख लो, ये ग्राफ बना लो साथ में, ठीक है। जिस प्रेशर पे ये काइंड ऑफ सैचुरेट हो गया, इसको हम सैचुरेशन प्रेशर या फिर इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, गॉट इट। और इसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। क्यों बोलते हैं इसको आइसोथर्म, या एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं इसको, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है। तो जब हम प्रेशर के इफेक्ट की बात करेंगे तो उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, दोनों एक साथ नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब हम प्रेशर की बात करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर की बात करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर T पे हो रहा होता है। तो लिखो अ ग्राफ बिटवीन x by m, a graph between x by m and the pressure of the gas at a constant temperature, and the pressure of the gas at a constant temperature is called adsorption isotherm, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद प्रेशर एंड बिकम्स कांस्टेंट। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन increases with pressure and becomes constant at a pressure known as saturation or equilibrium pressure, becomes constant at a pressure known as saturation or equilibrium pressure। अब इसको डिफाइन करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए हमारे पास दो आइसोथर्म्स हैं, ठीक है, जिनको एक होता है फ्रॉन्डलिक आइसोथर्म और दूसरा होता है लैंगम्यूर। तो फ्रॉन्डलिक, ठीक है, फ्रॉन्डलिक्स आइसोथर्म, ठीक है जी। इसमें कुछ नहीं है, ये भाई साहब ने क्या किया, इसी चीज़ को, ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया। उसने क्या किया, x बाय m लिया, ठीक है, फर्स्ट केस लो प्रेशर, ठीक है। तो फर्स्ट केस लो प्रेशर कौन सा है, ये जो यहाँ पे रेड वाला ये पोर्शन है जो, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये फर्स्ट केस है, ठीक है। तो लो प्रेशर में इसने बताया कि दैट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो x बाय m जो होगा दिस विल बी इक्वल टू KP। K1 P मान लो, ठीक है, ये P⁻1 है, हाँ P1 नहीं है, P⁻1 है। सेकंड उसने बोला वेरी हाई प्रेशर या हाई प्रेशर मान लो, हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर में तुम देख रहे हो कि ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सेकंड केस हो गया जिसमें हाई प्रेशर है, और तुम देख रहे हो कि इट इज़ पैरेलल टू दी P एक्सिस, दैट मीन इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन P। तो x बाय m बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ P विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो x बाय m को मैं लिख सकता हूँ K2, सिंपल, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड विल बी x बाय m इक्वल्स टू या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 बाय n
ठीक है, या फिर इसको लिखना हो तो x/m इज इक्वल टू k3p रेज टू 1/n। ये एक्चुअल इक्वेशन है इसकी, ठीक है। और वो किस पार्ट के लिए आती है, वो इस पार्ट के लिए है, दिस इज द थर्ड पार्ट, गॉट इट, ठीक है। तो इसमें लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज Freundlich gave relationship between, on the basis of experimental studies, on the basis of experimental studies, Freundlich gave a relationship between the amount, relationship between x by m and the pressure of the gas, and the pressure of the gas. This is called Freundlich's isotherm. This is called Freundlich's isotherm, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ तुम देख सकते हो और इसको यहाँ रिलेट भी कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें नोट डाउन कर लो, ठीक। तो इसमें फर्स्ट वाले के लिख लो, एट लो प्रेशर द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन implying x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वाले के लिए लिखो, एट हाई प्रेशर द ग्राफ इज पैरेलल टू p एक्सिस, एट हाई प्रेशर द ग्राफ इज पैरेलल टू p एक्सिस, हेंस या implying that x/m is independent of pressure, x/m is independent of pressure। और थर्ड लिखो, in the intermediate range, ठीक है, intermediate range the pressure seems to be varying like this, है ना, varying like this, where n is a positive whole number। n क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव होल नंबर, पॉजिटिव, वैसे होल नंबर्स तो पॉजिटिव ही होते हैं, चलो होल नंबर है बेसिकली, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मुझे ये K3 और N जानना है तो हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री में तुम्हारे पास इस तरीके की बहुत सारी इक्वेशंस आती हैं, तो हम उसको कोशिश ये करते हैं कि उसे एक स्ट्रेट लाइन में हम चेंज कर पाए उसके ग्राफ को, और वहाँ से हम कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट कर पाएँ। जैसे अगर मैं इसका लॉग ले लूँ, तो यहाँ क्या जाएगा, ln x/m, दिस विल बी इक्वल टू ln K3 प्लस 1/n ln p, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तुम्हारा एक प्रेशर है, तो ln p भी वेरिएबल होगा। अच्छा, x/m अगर वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल होगा। तो अगर मैं कोई ग्राफ खींचूँ, ठीक है, बिटवीन y, इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, y इज इक्वल टू c प्लस mx, याद आ रहा है कुछ, y इक्वल टू mx प्लस c। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इट विल बी समवट लाइक दिस, और ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ln x/m, और यहाँ पे आ जाएगा ln p, ln x/m, और यहाँ पे ln 1/p। अगर मैं इसका x एक्सिस पे ये निकालूं, ये कितने के इक्वल आएगा, ln ऑफ, ये c है ना, इंटरसेप्ट ऑन दी y एक्सिस कितना होगा, ये ln K3। तो अगर मैं ग्राफ में इसको मेजर कर लूँ तो मैं ln K3 के इक्वल रख के K3 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आ जाएगी। अच्छा, इसका स्लोप जो है वो मैं मेजर कर सकता हूँ। अगर मैं इसका स्लोप मेजर करूँगा तो वो किसके इक्वल आएगा, स्लोप विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1/n। तो स्लोप मेजर करो, उसको 1/n के इक्वल रखो और n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो लिखो, बाय टेकिंग अ लॉग on both sides, and by taking a log on both sides and then plotting that graph, we can see that it is a straight line. We can see that it is a straight line with an intercept equal to ln K3, intercept on the y axis, with an intercept on the y axis equal to ln K3 and slope equal to 1/n, slope equal to 1/n।
दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n एंड K3। तो K3 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी और n की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। गॉट इट? ठीक है। अब अगर मान लो जैसे यही ग्राफ मैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बनाऊँ, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बनाऊँ तो समवट ऐसा आएगा। मैं इसको मिटा दूँ बेटा, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी ग्राफ को समवट डिफरेंट मतलब टेम्परेचर्स पे बनाऊँ तो इट विल बी समवट लाइक दिस, ठीक है। तो जैसे जैसे T1 ये T2 या ये T3 है, तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं T3, इनफैक्ट तुम इस ग्राफ में लिख लो T3 ग्रेटर दैन T2 ग्रेटर दैन T1, तो तुम देखोगे कि दिस इज क्या बोलते हैं इसको, दिस इज़ हाउ द ग्राफ विल वेरी। और ये किस किस के बीच में होगा, ये x/m के बीच में होगा और प्रेशर के बीच में होगा। तो टेम्परेचर अगर तुम अलग अलग टेम्परेचर को कांस्टेंट लाइक कांस्टेंट होंगे यहाँ पे टेम्परेचर, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे तुम यही ग्राफ बनाओगे किसी एक पर्टिकुलर गैस के, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ्स आएंगे। ठीक, क्लियर होगी बात? तो अलग अलग टेम्परेचर पे भी तुम्हारा एक्सटेंट जो x/m है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, ओके। नाउ ओ सॉरी, बढ़ता नहीं, उल्टा होगा, मैं गलत कर रहा था भाई, तभी मैं कहूँ कुछ तो मिसिंग है, उल्टा होगा। क्योंकि जब हमने देखा है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सटेंट ऑफ या यूँ कह लो कि एड्जॉर्प्शन कम होता है। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड होता है बिटवीन द एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स एंड द एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स वो टूट सकता है अगर हम हायर एनर्जी दें तो। ठीक है, ये होगा तुम्हारा फ्रॉन्डलिक्स आइसोथर्म। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैंगम्यूर आइसोथर्म। इसमें ध्यान रखना, दिस फ्रॉन्डलिक्स आइसोथर्म इज, अभी लैंगम्यूर से पहले, फ्रॉन्डलिक्स आइसोथर्म इज इट इज एप्लीकेबल टू बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो लिख लेना, फ्रॉन्डलिक्स आइसोथर्म इज एप्लीकेबल टू बोथ फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शंस। गॉट इट? ठीक है जी। अब लैंगम्यूर आइसोथर्म देखते हैं। लैंगम्यूर, ठीक है, इसमें एक दो चीज़ें हैं जो कि इसके काइंड ऑफ अजम्पशंस हैं, इसके पॉस्टुलेट्स हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा और फिर बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। ग्राफ ऐसे ही रहने वाला है, इसी को बस उन्होंने अपने शब्दों में कहा है अलग से। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए ही वैलिड है। तो इसमें लिखो, ठीक है, लिखो इसमें लैंगम्यूर बेस्ड ऑन Langmuir based on the following assumptions gave his isotherm। ठीक है, इसमें लिखो assumption 1, फर्स्ट लिखो all sites या all activated sites on the surface of the adsorbent are equivalent। ये पहला है। जैसे अगर मान लो ये साइट्स हैं तो इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी होता है, इक्वली लाइकली है। ठीक है, इक्वली लाइकली है। तो लिखो इसमें ऑल एक्टिवेटेड साइट्स ऑन द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट आर इक्विवेलेंट। और दूसरा क्या कि अगर इस पे होना है, जैसे मान लो इस पे होना है, तो इस बात से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं कि ये वाली जो साइट्स हैं ये पाँचों, ये ऑक्यूपाइड है या नहीं है। ठीक है, ये ऑक्यूपाइड होंगी तो भी ये इतना ही इक्वली लाइकली है इसको एड्जॉर्ब होना यहाँ पे, और अगर नहीं भी है खाली तो भी इक्वली लाइकली है। तो लिखो सेकेंड पॉइंट, द एबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल टू बाइंड इटसेल्फ, द एबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल टू बाइंड इटसेल्फ टू द एक्टिव साइट, बाइंड इटसेल्फ टू द एक्टिव साइट इज independent of the fact, या हाँ, या independent of the fact नहीं, independent of the presence of other sites is independent of the presence of the other sites whether occupied or not, है ना। चाहे ये occupied हो या ना हो, इस पे जो एड्जॉर्प्शन होना है उसके कोई रेट पे या उसके एबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट लिखो, the adsorbed gas makes
ओनली अ सिंगल लेयर, ओनली अ सिंगल लेयर। मैंने अभी बोला था ना ये केमिजॉर्प्शन के लिए ही वैलिड क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर के लिए ही वैलिड है, ठीक है। उसमें सिंगल से ज़्यादा हो सकता था, लेकिन ये सिंगल लेयर के लिए ही वैलिड है, ऐसे बोल रहा है वो, उसने पोस्टुलेट लिया, द लेयर ऑफ द एडजॉर्ब गैस इज ओनली 1 मॉलिक्यूल थिक। इस तरीके से भी लिख सकते हो उसको, द लेयर ऑफ द गैस इज ओनली 1 मॉलिक्यूल थिक। सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा जिसका केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, उसके ऊपर वाली लेयर्स का तो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। तो इसलिए जो ये लैंगमुइर आइसोथर्म है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू केमिजॉर्प्शन, ठीक है। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ही अज्यूम्ड एडजॉर्प्शन, he assumed the process of adsorption and desorption taking place simultaneously। हालांकि मैं ऑलरेडी इस इक्विलिब्रियम तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन लैंगमुइर ने स्पेशली ये अज्यूम किया कि देयर इज एन इक्विलिब्रियम विच सेट्स, कैसे कि तुम्हारा एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, और ये दोनों के साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, और जब ये दोनों के रेट इक्वल हो गए तो इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये चीज़ लिख लो इसमें। ही अज्यूम्ड दैट बोथ एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन को उसने कंडेंसेशन की जैसे देखा, एडजॉर्प्शन को उसने कंडेंसेशन भी कहा है। तो अगर कहीं पे कंडेंसेशन लिखा हो ना तो उसका मतलब होता है एडजॉर्प्शन, ठीक है। और अगर कहीं पे इवेपोरेशन लिखा होगा, नॉट दैट कि हर जगह इस चैप्टर में या कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा हो एडजॉर्प्शन का जिसमें कंडेंसेशन या इवेपोरेशन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब होगा एडजॉर्प्शन या डिसॉर्प्शन, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ही अज्यूम दैट द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन and its reverse process desorption both are taking place simultaneously, both are taking place simultaneously, ठीक है। नेक्स्ट क्या, at the point when the rate of condensation becomes equal to rate of evaporation, मतलब rate of adsorption becomes equal to rate of desorption, इक्विलिब्रियम इज सेट, ठीक है। और चौथा जो लास्ट पॉइंट है वो लिखो, द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, ठीक है। इज प्रोपोर्शनल टू लिखो, इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ अ गैस, कंडेंसेशन मतलब एडजॉर्प्शन, द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनकवर्ड एरिया अवेलेबल फॉर एडजॉर्प्शन, ठीक है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनकवर्ड एरिया अवेलेबल फॉर एडजॉर्प्शन। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, अनकवर्ड एरिया के, ये ध्यान रखना, ठीक है। और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन जो है वो क्या होगा, कवर्ड एरिया के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो तुम देख ही रहे हो कि धीमे धीमे ये रेट कम होता चला जाएगा, तो लिखना है इसमें, that's why as the active sites get covered, that's why as the active sites get covered, rate of adsorption decreases and rate of desorption increases। क्लियर होगी बात। अब हम बात करेंगे इसके डेरिवेशन की, इसको जल्दी से डिराइव करते हैं, फिर तुम्हारा टेम्परेचर वाला भी लेना ही भाई, आज इसको ख़त्म करना था मुझे समहाउ, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम। ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का एक वो है तुम्हारा एरिया है, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, मान लो इसका कुछ पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो तुम्हारा कवर्ड है, तुम बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं, ये तो रैंडम होगा। अग्रीड। ध्यान से अगर हम देखें तो इस पूरे के पूरे एरिया में कहीं कहीं थोड़ा एडजॉर्प्शन हुआ पड़ा होगा, बट मैं कह रहा हूँ कि टोटल जो एरिया कवर्ड है वो लेट से थीटा है ना, कवर्ड एरिया कितना है, थीटा है। तो ये
एरिया कितना हो जाएगा 1 माइनस थीटा। भाई ये थीटा है तो ये 1 माइनस थीटा हो जाएगा। भाई एरिया कितना 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थीटा सेंटीमीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया हो गया और 1 माइनस थीटा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, अनकवर्ड एरिया हो गया। तो अगर हम देखें रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इस केस में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, नहीं सॉरी, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई यहाँ पे RAD, ठीक है, इज डायरेक्टली इज इक्वल टू K1 1 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, और इंटू P, क्योंकि प्रेशर पे भी डिपेंडेंट है, ये तो हम देख चुके हैं, ठीक। अच्छा, और साथ में रेट ऑफ डीसऑर्प्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड प्रेशर, तो हम क्या कह सकते हैं, R इज RD डीसऑर्प्शन इज इक्वल टू K2 इंटू P एंड थीटा, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा भाई, एट इक्विलिब्रियम ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो गए तो क्या हो गया, K1 इंटू 1 माइनस इन्फिनिटी क्यों लिख दिया भाई मैंने, थीटा था यहाँ पे, 1 माइनस थीटा इंटू P। एक सेकेंड रुको, नहीं, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं ठीक है, ओके दिस विल नॉट बी, हाँ ये गलती कर रहा था मैं, क्योंकि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन हमने दोनों के बारे में बोला था कि ये इसके जो अवेलेबल एरिया है उसके और प्रेशर के दोनों, लेकिन डीसऑर्प्शन प्रेशर पर थोड़ा ना डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये, तो दिस वाज द मिस्टेक आई वाज मेकिंग, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम RAD बिकम्स RDS, है ना, ये दोनों के दोनों एड्जॉर्प्शन का रेट और डीसऑर्प्शन का रेट इक्वल हो गया। तो RAD कितना है, K1 इंटू 1 माइनस थीटा, P इक्वल्स टू K2 इंटू थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा को एक साथ रखने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा, K1 इंटू P इक्वल्स टू K2 थीटा प्लस K1 P थीटा, ठीक है। तो मैं थीटा को लिख सकता हूँ K1 P अपॉन 1 प्लस, नहीं सॉरी 1 नहीं, K2 प्लस K1 P, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारे पास आ गया, क्लियर है। तो ये ध्यान रखो कि जो थीटा है तुम्हारा, दिस विल कम आउट टू बी दिस। अब जो थीटा है, थीटा क्या बता रहा है, एरिया कवर्ड है ना, एरिया कवर्ड ही तो बता रहा है। जब पोर्शन या फ्रैक्शन ऑफ एरिया कवर्ड, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट दिस फ्रैक्शन ऑफ एरिया कवर्ड कैन गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट x/m, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। भाई एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी तो ऐसा ही कुछ है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x/m होगा, या x/m उल्टा बोलना चाहिए मुझे, x/m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि x/m इज इक्वल टू K3 थीटा, गॉट इट। तो हम यहाँ पर इसी वाली इक्वेशन को फर्दर लिख सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये वाला पार्ट जो है वो मिटाना चाहूँगा, ठीक है। तो हम x/m को क्या लिख सकते हैं, K3 इंटू K1 P अपॉन K2 प्लस K1 P। तो यहाँ पे क्या आ गया, K1 इंटू K3 को अगर मैं A रख दूँ तो क्या आ जाएगा, AP, नहीं एक मिनट रुको, पहले ये करते हैं कि K2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो K2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा K1 K3 अपॉन K2 P अपॉन 1 प्लस K1 अपॉन K2 P, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, AP अपॉन 1 प्लस BP। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं A को लिख दूँ K1 K3 अपॉन K2 और B को लिख दूँ K1 अपॉन K2, तो हम ये कह सकते हैं दैट A इज इक्वल्स टू K3 B इंटू K3, हाँ है ना, ये हो गया, ठीक है। तो x/m क्या आ गया तुम्हारा, तो ये बेसिक चीज़ हो गई।
ठीक है, इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं, वो क्या क्या है। पहली चीज़ x/m इक्वल टू ये बता रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को हम ये जो तीनों हमने जोन्स की बात करी थी उसमें लगा के देखते हैं। पहला कौन सा जोन है जिसमें प्रेशर बहुत कम है, ठीक है, प्रेशर बहुत कम है। ये तुमने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको मिटाना चाहता हूँ भाई, ठीक है। तो इसमें इसको मिटाओ। एट लो प्रेशर, अगर मैं एट लो प्रेशर बोलता हूँ तो x/m, सॉरी नॉट x/m, 1 प्लस BP जो है वो उसको ऑलमोस्ट मैं, क्योंकि ये कम है ना तो नेग्लिजिबल हो गया एज कम्पेयर टू 1, तो हम इसको 1 कह सकते हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x/m इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू a इंटू पी। तो तुम्हें याद आ गया कुछ, ये क्या है, x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1। ये क्या था, फ्रॉन्टलिक्स आइसोथर्म में भी तो यही आया था। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1, ठीक है। तो अच्छा, एट, ये तो फर्स्ट हो गया ना। सेकंड, एट हाई प्रेशर p, एट हाई p में क्या करना है, p से डिवाइड कर दो आप ऊपर नीचे। तो x/m इज इक्वल टू a अपॉन 1/p प्लस BP, सॉरी BP नहीं, B, गॉट इट। अगर हाई प्रेशर होगा तो ये 0 हो जाएगा, 1/p इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, x/m इज इक्वल टू a/b विच इज़ अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं x/m इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, और ये वहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, दैट x/m इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, क्लियर है। और तीसरे वाले में तो भाई बीच की कहानी है, तो वैसा का वैसा ही आ गया, गॉट इट, आया कि नहीं, ठीक है। तो उसमें लिख लो क्लियर होगी ये बात। फॉर इंटरमीडिएट लिख सकते हो तुम ऐसे, फॉर इंटरमीडिएट थर्ड जो है, फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर भाई x/m इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी AP अपॉन 1 प्लस BP, सिंपल है इतना, और कुछ इसमें सोचना ही नहीं है, गॉट इट। तो यहाँ पे तक तुम्हारा ये वैलिडिटी तुम्हारी दिख ही रही है, तुम्हारी ये वैलिडिटी है, दिस इज द वैलिडिटी ऑफ द इलैंगुवेयर आइसोथर्म। जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वही उसकी इक्वेशन से भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखो वैल्यूज ऑफ A एंड B। ये वैल्यूज ऑफ A एंड B कैसे निकालोगे, अगेन व्हाट वील डू इज वील ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है। तो लिखो वैल्यूज ऑफ A एंड B, यहाँ पे हेडिंग डालो वैल्यूज ऑफ A एंड B। A और B की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है जी, कैसे कैलकुलेट की जाएगी देखो। x/m को अगर मैं p से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ a आ जाएगा, 1 प्लस BP आ जाएगा इधर। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूं p, इसका रेसिप्रोकल ले लूँ अब मैं, तो क्या आ जाएगा, p अपॉन x/m इक्वल्स टू 1/a प्लस 1 नहीं b/a इंटू p, क्लियर होगी बात। तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन p अपॉन x/m और 1 और p, बिटवीन p, ठीक है। तो इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन p अपॉन x/m एंड प्रेशर, इन दोनों के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मेरे पास ग्राफ कैसा आएगा भाई, मेरे पे ग्राफ अगेन एक स्ट्रेट लाइन आएगी विद अ पॉजिटिव वो, और इसका स्लोप जो होगा, ठीक है, स्लोप विल बी इक्वल टू b/a। क्यों, क्योंकि x के साथ जो होता है y इक्वल्स टू c प्लस mx, ये आएगा। और ये जो यहाँ पर ये जो इसका इंटरसेप्ट ऑन दी y एक्सिस है, ये क्या होगा तुम्हारा
1/a के इक्वल, ठीक है, ये 1/a के इक्वल है p, और p/x/m में हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, तो ये 1/a के इक्वल आएगा, ये तुम्हारा स्लोप b/a के इक्वल आएगा, ठीक है। तो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है जी। तो सक्सेसफुली कवर्ड ब्ला ब्ला ब्ला, प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन, ठीक है, मतलब तुम्हारा आइसोथर्म्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आइसोबार्स देखते हैं, तुम्हारे एप्लीकेशन में कल करा दूंगा। आइसोबार में बहुत समय नहीं लगेगा, छोटा सा ही पार्ट है। कितना एग्जैक्ट टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया है। 5 मिनट और लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कल मैं कोलॉइडल स्टेट शुरू करूँगा, ठीक है। हटाओ भाई इसको, बहुत देर हो गया, ठीक है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर में सिंपल सी बात है, द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक, है ना। द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूं, ये क्या है? दिस प्रोसेस इज डेल्टा एच इज नेगेटिव। तो जो ये प्रोसेस होगा इसका जस्ट उल्टा, द रिवर्स ऑफ दिस, ये कैसा होगा? ये होगा डेल्टा एच इसका पॉजिटिव। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, ली-चैटलियस प्रिंसिपल याद है, इक्विलिब्रियम सेट है इन दोनों के बीच में। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियस प्रिंसिपल ये वाला पीछे जाएगा और ये वाला आगे जाएगा, मतलब बात सेम ही हुई, क्योंकि डेल्टा एच हीट है। अगर मैं हीट इज इन द प्रोडक्ट, अगर मैं उसको हीट दूंगा तो इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक। तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो डायरेक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डिसॉर्प्शन का रेट है वो बढ़ जाएगा एड्जॉर्प्शन के रेट से। तो उसको दिखाने का तरीका क्या होता है? ये 2 ग्राफ्स हमारे पास आते हैं। एक आता है फिजिकल या फिजिसॉर्प्शन के लिए, ठीक है। इट कम्स आउट टू बी समवट लाइक दिस, ठीक है। ये तुम्हारा x/m हो गया और ये तुम्हारा टेम्परेचर हो गया, ठीक। और एक दूसरा वाला होता है जिसमें इस तरीका का कुछ आता है, घटता इसमें भी है लेकिन पहले बढ़ता है। ये दिस इज फॉर केमिसॉर्प्शन, ऐसा क्यों? इसलिए देखो भाई, ये जो प्रोसेस है भाई, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फिजिसॉर्प्शन में जो बॉन्ड्स होते हैं बहुत वीक होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो बॉन्ड्स जल्दी जल्दी टूटना शुरू करेंगे, तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिसॉर्प्शन बढ़ना शुरू होगा। अकॉर्डिंग टू दिस एज वेल यू कैन सी कि भाई यहाँ पर दिस रिवर्स प्रोसेस विल, द रेट ऑफ द रिवर्स प्रोसेस विल इंक्रीज। तो इस वजह से डिसॉर्प्शन बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो कम होता चल जाएगा, है ना। यहाँ पे तुम बोल लोगे सर तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता? यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ हो रही होती है भाई, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हमें क्या चाहिए होता है वहाँ पे? किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो शुरुआत में जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक तरीके से क्या होगा, रिएक्शंस को एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है, रिएक्शंस को, या जो उसमें जो एड्जॉर्बेट है और एड्जॉर्बेंट है उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है, इसलिए केमिकल बॉन्ड बना पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम एक पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो तो क्या होता है, फिर उसका रेट अपने आप घटने लगता है। तो पहले रेट बढ़ता है और फिर भी रेट घटता है। तो उसमें लिखो एड्जॉर्प्शन आइसोबार। अच्छा, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म तो लिखवा देना, हाँ ठीक है। एड्जॉर्प्शन आइसोबार लिखो इसमें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, since adsorption is exothermic and desorption is endothermic, since adsorption is exothermic and desorption is endothermic, so on increasing temperature rate of desorption should increase. On increasing temperature rate of desorption should increase, ठीक है। Hence x/m should decrease, x/m डिक्रीज करना चाहिए, hence x/m should decrease, ठीक है। The following graphs are observed for physisorption and chemisorption. The following graphs are observed for
फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट्री ऑप्शन, ठीक है, ठीक। दीज आर कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स, दीज आर कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स। जब मैंने क्या बताया था पिछली बार कि भाई अगर टेम्परेचर टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखोगे तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो लिखो, इसकी डेफिनेशन लिख लो, कर्व्स बिटवीन x by m and t, curves between x by m and t at constant temperature is called adsorption isobar, is called adsorption isobar, ठीक है। As we can see, the extent of adsorption decreases with increase in temperature in physics option, ठीक है, इन फिजिक्स ऑप्शन। इसमें लिखवा नहीं रहा हूँ, तो यू ऑलरेडी नो दिस, उसके वाले पार्ट के लिए लिखवा दूंगा कि वो पहले बढ़ क्यों रहा है। तो लिखो, इन केस ऑफ केमिस्ट्री ऑप्शन द x by m first increases then decreases, x by m in case of chemistry option x by m first increases and then decreases because the energy provided is used as activation energy by the gas या adsorbate and adsorbent molecules, ठीक है, by the adsorbate and adsorbent molecules, hence the rate first increases and then with higher temperature decreases, and then with higher temperature decreases, got it, ठीक है जी। अभी कितना टाइम हो गया, 106। चलो सोल्यूशन के लिए भी बता देता हूँ। मान लो किसी सोल्यूशन की बात हो रही है, जैसे अभी तो क्या था, एक सॉलिड था, ठीक है, ये सॉलिड है और ये गैस है, तो सॉलिड तुम्हारा एड्सॉर्बेंट हो गया और ये गैस तुम्हारी एड्सॉर्बेट हो गई। मान लो कि कहीं सोल्यूशन रखा है, ठीक है, सोल्यूशन रखा है, उसमें तुमने छोटे छोटे दाने डाले हुए हैं या छोटे छोटे पाउडर्ड फॉर्म में तुमने सॉलिड डाला हुआ है, तो इस लिक्विड को भी तो एड्जॉर्ब कर सकता है, तो दिस इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन इन सोल्यूशन। चलो इसको फिर समझा देता हूँ, कल सिर्फ लिखवा दूंगा, ठीक है। इसमें क्या है, एड्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, या एड्जॉर्प्शन इन अ सोल्यूशन। तो क्या होगा, इसमें प्रेशर की जगह तुम कॉन्सेंट्रेशन रखोगे और बाकी सब चीज़ें सेम होंगी। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो विद कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा जो लैंगवेयर आइसोथर्म था या जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉन्टलिक्स आइसोथर्म था, प्रेशर के वेरिएशन के साथ में, तो वो ही रिपीट हो जाएगा। प्रेशर वाला भी सेम रहेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरिएशन का मतलब हो गया प्रेशर के साथ वेरिएशन। इस तरीके से देख लो इसको। तो अगर x by m तुम्हारे फ्रॉन्टलिक्स का देखते हो तो x by m वेरीज एज k इंटू सी रेज टू 1 by n। हालांकि मैं कल दोबारा लिखवा दूंगा, डोंट वरी, अभी बस बता रहा हूँ, ए सी अपॉन 1 प्लस बी सी, ठीक है। बस प्रेशर को तुम्हें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन से पकड़। तो कल हम इसके ये एक दो चीज़ें ये देखेंगे प्लस तुम्हारी एप्लीकेशन, देन वील स्टार्ट कोलॉइडल स्टेट, वील ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। बाय बाय।